नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपकी बात संवाद 365 के साथ देख रहे हैं आप। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं खास मेहमान, कांग्रेस के युवा चेहरे, कांग्रेस के युवा नेता अंकुर रौथाड़। अंकुर रौथाड़ जी, स्वागत है आपका संवाद 365 में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकुर रौथाड़ आज हमारे साथ हैं, उनके साथ सवाल जवाब होंगे क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में क्या स्थितियां हैं, क्या उनकी भी स्ट्रैटेजी अपनी होगी और क्या तमाम मुद्दे प्रदेश के, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट, आखिर कौन है अंकुर रौथाड़। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अंकुर रौथाड़ साल 2007 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वो 2 बार एनएसयूआई के प्रदेश सचिव भी रहे। साल 2012 में अंकुर रौथाड़ रुद्रप्रयाग विधानसभा के अध्यक्ष बने। 2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान वो जिला परिषद संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अंकुर रौथाड़ यूथ कांग्रेस में भी प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। साल 2019 में वो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से उनकी दावेदारी टिकट के लिए भी थी। अंकुर रौथाड़ इस वक्त कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं और रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। जनता के सवालों का जवाब देंगे अंकुर रौथाड़ हमारे खास कार्यक्रम में आपकी बात संवाद 365 के साथ। तो आपने देखा अंकुर रौथाड़ छात्र राजनीति से उठे हुए नेता, जो कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद तमाम तरह के पद उनके पास रहे हैं कांग्रेस में, और वर्तमान समय में, मौजूदा समय में सेवा दल में उपाध्यक्ष आप हैं। तो अंकुर रौथाड़ जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। प्रदेश में जो पॉलिटिकल ड्रामा है या फिर राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो भी अब धीरे धीरे तेजी से नजर आ रही हैं। आप रुद्रप्रयाग विधानसभा से आते हैं, तो पहला और डायरेक्ट सवाल यही रहेगा कि क्या 2022 के लिए आपकी दावेदारी है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने चैनल में आज इनवाइट किया और आपके तीखे सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। निश्चित रूप से 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मैं भी जो हूं छात्र संघ से, छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी में जुड़ गया था। पहले एनएसयूआई से शुरुआत की, उसके बाद छात्र संघ का अध्यक्ष बना, एनएसयूआई का प्रदेश सचिव बना, यूथ कांग्रेस में चुनाव लड़ा, यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव रहा। तो कांग्रेस के निचले जो हमारी विंग है एनएसयूआई से लेकर के, और आज मैं सेवा दल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यंग ब्रिगेड में। तो मेरी भी तैयारी है रुद्रप्रयाग विधानसभा से। तैयारी 2017 में भी थी, लेकिन पार्टी का फैसला होता है। पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया हम उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, और मैं अपनी दावेदारी मजबूती के साथ 2022 के लिए कर रहा हूं। बिल्कुल, 2022 में आपकी दावेदारी है। लेकिन एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देवप्रयाग से विधायक है विनोद कंडारी जो इस समय, तो आपने जब छात्र राजनीति में आप थे तो आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। जी जी जी, विनोद कंडारी जी और मैं जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय में अध्यक्ष का चुनाव साथ लड़ चुके हैं। तो आज विनोद कंडारी जी विधायक हैं, उनके संगठन ने उन्हें मौका दिया और वो आज उत्तराखंड की विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं। बिल्कुल, और उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी सारे चेहरे हमने ऐसे देखे हैं जो कि छात्र राजनीति से उठे हैं और आज बड़े बड़े पदों पर भी हैं। तो आपने कहा 2022 के लिए आपकी दावेदारी जरूर मजबूत होगी। 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी टिकट के लिए आपकी दावेदारी थी, लक्ष्मी राणा को वहाँ पर टिकट मिल गया। लेकिन इस बार भी अगर हम नज़र डालें, एक युवा चेहरा आप जरूर हैं, लेकिन जो पार्टी में रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से जो दावेदार हैं, मातबर सिंह कंडारी का नाम उनमें है, लक्ष्मी राणा है, प्रदीप थपलियाल हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, काफ़ी सीनियर चेहरे हैं। तो उनके बीच में कॉन्फिडेंस किस हिसाब से आपको लगता है कि पार्टी आपके ऊपर विश्वास करे? वो मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है। विनोद कंडारी का मैंने जिक्र किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय से तमाम छात्र नेता जो है आज उत्तराखंड की विधानसभा में हैं। विनोद कंडारी जी का मैंने उदाहरण दिया। तीरथ सिंह रावत जी भी हमारे जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उनकी पार्टी ने उनको भरोसा किया। वो इस प्रदेश के जो है शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इस प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज जो है सांसद हैं। तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी भी युवाओं पे जो है दांव खेलेगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए। अच्छा, युवा का जो आपने जिक्र किया, क्योंकि प्रदेश की पॉलिटिक्स में जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या ये लगता है कि प्रदेश की सियासत में बीजेपी जो युवा चेहरे को सामने रख रही है, कांग्रेस इस मामले में क्या थोड़ा पीछे नजर आ रही है? क्योंकि हरीश रावत से लेकर गणेश गोदियाल से लेकर यूथ कोई चेहरा क्या कांग्रेस के पास नजर आता है? हरीश रावत जी जो है आज भी जो है पुष्कर सिंह धामी जी से युवा हैं। हरीश रावत जी की जो सोच है, निश्चित रूप से वो जो है उम्र में उनसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इस प्रदेश को अगर देखा जाए तो हरीश रावत जी से युवा इस प्रदेश में आज की डेट में कोई नहीं है। हरीश रावत जी इस उम्र में भी लगातार जो है जनसंपर्क बनाए हुए हैं। आज भी जो है आपने देखा कुमाऊं में परिवर्तन रैली थी, तमाम उनके और गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में वो यात्रा चली। तो चलिए, हरीश रावत पर भी हम बात करेंगे, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है, आपने कहा आप दावेदारी कर रहे हैं, 2017 में आपकी दावेदारी थी। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट का अगर हम इतिहास देखें
तो पहले वहां पर मातबर सिंह कंडारी जब वो बीजेपी में थे वो विधायक रहे। कांग्रेस के पास ये सीट सिर्फ 2012 के दौरान 17 के तक जो सरकार थी उसमें थी, जब हरक सिंह रावत कांग्रेस से चुनाव वहां पर लड़े थे, और उसके बाद फिर भरत चौधरी बीजेपी के पास ये सीट चली गई। यानी कि उत्तराखंड के इस इतिहास में अभी तक सिर्फ एक बार कांग्रेस के पास सीट रही है। क्या कारण इसका है? देखिए, उत्तराखंड जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ तो जब प्रथम विधानसभा के यहाँ पे चुनाव हुए थे तो 2002 में कांग्रेस ने जो है ठाकुर गजेंद्र सिंह पंवार जी थे उनको टिकट दिया। वो बाहर से आए थे, वो अपना कारोबार करते थे, वो इतना समय जो है क्षेत्र में नहीं रहे, क्षेत्र में टाइम नहीं दे पाए। तो होता है कि जो व्यक्ति जो है क्षेत्र में नहीं रहा हो तो पहले से जो तैयारी कर, कंडारी जी बहुत सीनियर नेता हैं, 1991 से वो कंटिन्यू विधायक थे। तो 2002 के चुनाव में जो है इसलिए उनको जीत मिली क्योंकि ठाकुर गजेंद्र पंवार जी नया चेहरा थे, और फिर ऐसे ही आगे भी चलता रहा। हरक सिंह जी की आपने बात की, हरक सिंह जी को जो है रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। कंडारी जी 91 से और जो है 2012 तक लगातार विधायक रहे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लगातार 5 बार वो विधायक थे। तो पार्टी ने एक जो है हरक सिंह रावत को वहाँ पे चुनाव लड़ाने इसलिए भेजा कि हरक सिंह रावत जी उस टाइम नेता प्रतिपक्ष थे, एक बड़े चेहरे थे, लेकिन आज वो हमारी पार्टी में नहीं है। ये हमारा जो है दुर्भाग्य समझो या उनका दुर्भाग्य समझो। लेकिन 2000 जब हरक सिंह रावत वहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो आप भी कांग्रेस संगठन में थे, आपने भी हरक सिंह रावत के लिए काम किया। हमने क्या कांग्रेस उसके बाद जब दल बदल हो जाता है, एक बार बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के पास वो सीट आई और दल बदल हो गया, तो कार्यकर्ताओं का भी कहीं ना कहीं विश्वास टूटता है, इस बात का भी इंपैक्ट पड़ता होगा। नहीं, होता है। कार्यकर्ता जो है अपनी जी जान लगा करके चुनाव में काम करते हैं, हार जीत तो बात की बात है, लेकिन हरक सिंह जी को सब लोगों ने मिलजुल करके चुनाव जितवाया और उसी से हमारी सरकार भी बनी। अभी हरक सिंह जी का अपना विवेक है कि उन्होंने रुद्रप्रयाग की जनता को धोखा दे करके उस समय जो है दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जी, चलिए, तो अब बात हम कर लेते हैं वर्तमान में जो विधायक हैं भरत चौधरी। दावा उनका ये है कि विधानसभा क्षेत्र में कई तरह के काम हुए हैं, जो कि ऐतिहासिक काम भी वो गिनाते हैं। आप किस तरह से नापते हैं, तोलते हैं विधायक भरत चौधरी के कामकाज को? देखिए, भरत चौधरी जी भी बड़े सीनियर नेता हैं, हालांकि वो विधायक पहली बार बने हैं, लेकिन मेरा जो सोचना है, जैसे उन्होंने चुनाव के समय घोषणाएं की थी वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। आप देख लीजिए, हमारी विधानसभा का सबसे बड़ा ब्लॉक है जखोली ब्लॉक, और जखोली ब्लॉक में एक महाविद्यालय है, जखोली में महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय की बहुत बुरी स्थिति है। हमारे उस महाविद्यालय को लगभग 20 साल हो चुके हैं। वहाँ पे जो है सिर्फ बीए की कक्षाएं संचालित हैं, एमए में भी एकमात्र सब्जेक्ट है, बीएससी वहाँ पे नहीं है। तो इतने बड़े क्षेत्र में एक महाविद्यालय का होना और उसमें भी पूरे सब्जेक्ट ना होना, ये हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। बीएससी वहाँ पे नहीं है। हमारे बच्चे सोचते हैं रामाश्रम वहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज है, 5-7 जो है बड़े बड़े इंटर कॉलेज वहाँ पे हैं। जब वो इंटर करने के बाद निकलते हैं तो हर किसी का एक सपना रहता है कि मैं बीएससी करूँ, मैं जो है बीएससी एग्रीकल्चर करूं, मैं बीए करूं, तमाम कई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पास ऑप्शंस नहीं है। इसलिए वो हायर एजुकेशन के लिए श्रीनगर का रुख करते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है वो या तो वहाँ पे बीए ले लेते हैं या फिर नज़दीक जो है अगस्तपुरी में चले जाते हैं। लेकिन जिनका सपना रहता है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूँ, हम साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो वहाँ छोड़ देते हैं और श्रीनगर और देहरादून की ओर रुख करते हैं। तो चौधरी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं इस क्षेत्र के लिए बहुत काम करूंगा, लेकिन बहुत बुरी स्थिति हमारे इस विधानसभा में हायर एजुकेशन में है। कृषि विश्वविद्यालय का हायर एजुकेशन की आपने बात करी और विधायक भरत चौधरी ने क्या क्या वहाँ पर कामकाज किया। देखिए, अगर मैं कागजों पर देखूं तो महाविद्यालय का आपने जिक्र किया, इसके अलावा कृषि विद्यालय भी एक खोलने की वहाँ पर बात चली, सैनिक स्कूल की भी रुद्रप्रयाग क्योंकि आपकी विधानसभा है वहाँ पर वो भी बात चली, तरह तरह के डिग्री कॉलेज है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए। क्या कारण इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि बीच में एक टर्म तो वहाँ पर कांग्रेस का भी रहा था। कांग्रेस का जो टर्म वहाँ पे था, हरक सिंह जी जब वहाँ विधायक थे तो उन्होंने वहाँ पे जो है सैनिक स्कूल की घोषणा करवाई। सैनिक स्कूल में जो है 10 करोड़ रुपए सरकार ने वहाँ पे दिए, उसमें जो है बाउंड्री वाल और उसमें जो सड़क कटी है, लेकिन वो भी बहुत विवादों में है। वहाँ पे कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ ये पूरे रुद्रप्रयाग का पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। क्यों? हमारे प्रदेश में एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में है और दूसरा सैनिक स्कूल जो है जखोली में बड़मा पट्टी में खुल रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जनता ने अपनी 1200-1300 नाली वहाँ पे दान कर दी ज़मीन बिना किसी पैसे के। उन्होंने सोचा कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, लोगों के बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और जो है भारतीय सेना में नौकरी करने के लिए जाएंगे। कृषि महाविद्यालय की मैं बात करता हूँ, चिरबटिया में जो है कृषि महाविद्यालय खोला गया, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई, वहाँ पे स्टाफ रखा गया, लेकिन वहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो जो है रानी चौरी में जो है, टिहरी में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हमारे विधायक जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वो अपने कृषि विद्यालय के लिए वहाँ पे जो है काम नहीं कर पाए, उन्होंने जो है वहाँ पे कक्षाएँ संचालित नहीं कर पाई, तो किस बात का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है? नहीं, उनका कहना ये भी है कि गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचाने का काम भी उनके इस कार्यकाल में काफ़ी हुआ है, सड़कें काफ़ी उन्होंने बनाई हैं।
गांव-गांव में सड़कें उन्होंने पहुंचाई हैं। गांव में सड़कें पहुंचाने का काम तो जो है मातबर सिंह कटारिया जी जब थे विधायक उन्होंने भी किया है। हालांकि समय लगता है। हम किसी काम को आज करेंगे, आज हमने कोई योजना स्वीकृत कर दी, उसको जो है धरातल पे लाने में समय लगता है। कुछ योजनाएं पुरानी थी, कुछ हरक सिंह जी के टाइम थी। आज उनका सौभाग्य है वो विधायक हैं, इसलिए वो रिबन काट रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि आज विधायक के रूप में वो थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं। लेकिन जितना काम जो है रुद्रप्रयाग विधानसभा में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। चलिए, हमने बातचीत करी विधायक भरत सिंह चौधरी जो कि वर्तमान में रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि आप दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कांग्रेस से, युवा कोटे से अगर आपको टिकट मिलता है, एक संभावना ऐसी बनती है, क्या ऐसे एजेंडे आपके दिमाग में है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है रुद्रप्रयाग विधानसभा के अंदर? क्योंकि काफी सेंसिटिव विधानसभा भी है आपदा के लिहाज से भी, और क्योंकि केदारनाथ से भी सटी हुई विधानसभा है, काफी इंपैक्ट उस पर भी इसका पड़ता है। तो क्या एजेंडा आपका रहेगा? देखिए, मेरा जो सोचना है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं विधायक बनकर वहाँ से जाता हूँ, तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैंने जो आपसे कहा कि मैं वहाँ पे जो कृषि महाविद्यालय है, मेरी पहली कोशिश रहेगी कि हमारे क्षेत्र के बच्चे चिरबटिया में पढ़ाई कर सकें। वहाँ पे पूरा स्टाफ हो, वहाँ पे उनको जो है पूरी कक्षाओं संचालित करने के लिए पूरे साधन हो। दूसरी जो हमारी बात है कि अभी आपने देखा होगा कि बधानी ताल में एक धरना चल रहा था। वो जो है वो धरना है मयाली से बधानी तक हॉट मिक्स रोड का। दूसरा हमारे जो है पूर्वी बांगर को जो है जो छेनागाड़ तक रोड मिलाने का है, बधानी से छेनागाड़ तक का। अगर वहाँ पे रोड बनती है तो पर्यटन की दृष्टि से हमारे लोग आएंगे, देहरादून से चलेंगे टिहरी झील का आनंद लेते हुए आपके जो है मयाली बधानी होते हुए सीधे गुप्त काशी जाएंगे, और गुप्त काशी से केदारनाथ जी के दर्शन करके वहीं से वापस आके ऊखीमठ से चोपता तुंगनाथ देख करके वो बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हमारा ये सोचना है और ये हम करेंगे कि हम उस रोड को जो है, माननीय हरीश रावत जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज कांग्रेस पार्टी में इस प्रदेश में नहीं देश में भी अग्रणी नेताओं में हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी मदद से जो है इस प्रदेश में और इस विधानसभा रुद्रप्रयाग विधानसभा में हम विकास के तमाम कार्यों को करेंगे। जी, आपने अपने एजेंडे के दौरान इस आंदोलन का भी जिक्र किया जो कि बांगर क्षेत्र में जो इस वक्त चल रहा है, और लगातार अपने दर्शकों को हमने भी इस आंदोलन की रिपोर्ट्स दिखाई थी किस तरह से वहाँ पर सड़क की जो डिमांड है वो लोगों के द्वारा की जा रही है। ये भी बीजेपी की तरफ से वहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक प्री प्लान तरीके से एक आंदोलन वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया और आखिरी समय पर वहाँ पर 2022 में क्योंकि विधानसभा के चुनाव है तो पॉलिटिकली एक लाभ लेने के लिए क्या ये किया गया, और क्योंकि कांग्रेस के काफी सारे नेता वहाँ पर दिखे। कांग्रेस के जो नेता हैं, हमारे जितने दावेदार हैं, हमारे जितने प्रतिनिधिगण हैं, वो तो जनता को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे गए और जाना भी चाहिए। लेकिन आंदोलन की आपने बात की, अगर भरत चौधरी जी कुछ काम करते तो वहाँ पे जो सेमवाल जी हैं जिन्होंने उस आंदोलन को करने की ठानी, उनकी बहू जिला पंचायत की सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत जी के ससुर वहाँ पे धरने पे बैठे। तो ये किसकी विफलता है? अगर चौधरी जी काम करते तो उनके पार्टी के लोग वहाँ पे धरने पे बैठते? आप बताइए। चलिए, बांगर क्षेत्र की भी हमने बात करी, जो आंदोलन वहां पर चल रहा है उसकी भी हमने बात करी, विधानसभा क्षेत्र में क्या एजेंडे हैं। एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, क्योंकि आपदा के लिहाज से तो पूरा प्रदेश ही सेंसिटिव है, रुद्रप्रयाग भी आपदा के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव है, और ऐसे में और ज़्यादा मुश्किलें लोगों की तब बढ़ जाती हैं जब आपदा में उनकी पेयजल की लाइनें टूट जाती हैं, बिजली की लाइनें टूट जाती है। पेयजल की एक बड़ी समस्या आपकी विधानसभा में। पेयजल की समस्या तो आपदा से तो टूटती है, लेकिन अभी जो हमारे रेल लाइन वहाँ पे जो उसका काम चल रहा है, भरत चौधरी जी जो हमारे विधायक हैं, उनके नज़दीकी क्षेत्र, उनके ही होम टाउन का जो है नगरासू में पूरी पाइपलाइन जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। नगरासू के लोगों को जो है पेयजल नहीं मिल पा रहा है, तो आप सोचिए विधानसभा में क्या स्थिति होगी। बहुत बुरी स्थिति है। बरदार में जो है पानी नहीं है, कई लोग जो है धरने पे बैठते हैं, कई समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है, जिसको जो है अगर हमें मौका मिलता है तो हम पूरे क्षेत्र के लिए जो है काम करेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि क्योंकि आप सियासत में, जाहिर सी बात है, विपक्ष में, तो आप आरोप लगाएंगे। क्या आरोप लगाना आसान है, और उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है तो क्या वो रोड मैप होगा जिसके ज़रिए आप जो तमाम बातें कह रहे हैं, क्या उनको सॉल्व कर पाना, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाना इतना आसान होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कुछ योजनाएं जो है आज हैं, हम उनको पूरा करेंगे तो समय लगता है। भरत चौधरी जी जो काम कर रहे होंगे, जो काम उनसे नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनको करेंगे। आरोप लगाने वाली बात नहीं है। कई सालों से उन्होंने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो विधायक बने, और विधायक वो कैसे बने? सारे प्रदेश में जो है किस तरह से चुनाव लड़ा गया था, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, मोदी जी के नाम को यूज़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो हम काम करेंगे। भरत चौधरी जी कह रहे हैं कि मैंने काम किए हैं, परसों उन्होंने बधानी में कहा था कि पूर्व विधायकों ने जीरो विकास किया है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि मातबर सिंह कटारिया जी ने किया नहीं किया, हरक सिंह जी ने किया नहीं किया। हर व्यक्ति जो है संवैधानिक पद पर जा कर के काम करता है, निश्चित रूप से उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। राजनीति में आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमको मौका मिलेगा तो हम पूर्ण रूप से
हमारे ऊपर आज तक जो है कोई भी नेता हो, कोई भी एक एलिगेशन नहीं लगा सकता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से निकलने के बाद आज हम जैसे उस टाइम थे, हम ऐसे आज भी हैं। चलिए प्रदेश की बात कर लेते हैं, प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के अंदर काफ़ी बड़े चेहरे हैं। हरीश रावत के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त जो 2022 के विधानसभा चुनाव है, हरीश रावत काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहना है? हरीश रावत जी सिर्फ इस प्रदेश के नहीं, इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने गाँव के प्रधान से लेकर के देश की जो है केंद्रीय मंत्री तक का पद संभाला है। इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। हरीश रावत की सोच बहुत विजनरी है, जिन्होंने जो है छोटे से गांव से निकल करके इस प्रदेश में जो है अपनी सत्ता लाए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। 2012 में विजय भोगना जी को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, उन्होंने पूरा साथ दिया। 2002 में जब हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी मेहनत से यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन पार्टी का फैसला था एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने। और हरीश रावत जी अगर चाहते तो बीच में सरकार तोड़ भी सकते थे, लेकिन हरीश रावत जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। पूरे 5 साल तक एनडी तिवारी जी ने काम किया, उनका साथ उन्होंने दिया। फिर 2012 में हरीश रावत जी दावेदार थे, तो जो है विजय भोगना जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन विजय भोगना जी को इसलिए हटाया गया कि 2013 में इस प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई थी केदारनाथ में, कई हज़ारों लोगों की वहाँ पे जान गई, तो उनकी विफलताओं की वजह से विजय भोगना जी को हटाया गया। वरना अगर केदारनाथ आपदा नहीं होती तो हरीश रावत जी को फिर भी मौका नहीं मिलता मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उनको मौका मिला। 3 साल तक उन्होंने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, और उसमें भी 6-7 महीने उनको जो है डिस्टर्ब किया गया। हम सरकार में थे, हरीश रावत जी के साथ जो है पीडीएफ के जो है 3-4 विधायकों के रूप में उनको समर्थन मिला। सुबह जब होती थी तो हम सोचते थे कि हमारी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। उस प्रकार से हरीश रावत जी ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया, और हरीश रावत जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो है राष्ट्रपति शासन को अपने बुद्धि विवेक से, अपनी क्षमताओं से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जीती, और फिर से जो है अपने पद पे बहाल हुए। लेकिन उसके बाद हरीश रावत जब चुनाव लड़े तो दोनों सीटों से हार गए। मैं कह रहा हूं कि राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। 1977 में जब इंदिरा गांधी जी इतना बड़ा व्यक्तित्व थी, जो इस देश की बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री साबित हुई थी, वो 1977 में हार गए। उनके बेटे संजय गांधी जी हार गए। लेकिन जब जनता को लगा कि इंदिरा गांधी जी इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं, और उनके कार्यकाल में कई, जैसे आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं प्रत्येक प्रदेशों में, वैसे ही इंदिरा जी के दौरान भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। वैसे ही हरीश रावत जी 2 सीटों से हारे हैं। आप चाहे अपने चैनल के माध्यम से देख लीजिए, चाहे तमाम चैनलों और न्यूज़ सर्वे से आप देख लीजिए, स्वतंत्र एजेंसियां भी सर्वे करा रही हैं। हरीश रावत जी आज भी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में नंबर 1 पर हर चैनल उनको दिखा रहा है। चलिए, सर्वे की आपने बात कही कि हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय चेहरे, तमाम तरह के सर्वे बताते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस के अंदर क्या इस वक्त आपसी गुटबाजी नजर नहीं आ रही है? 5 आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, और प्रीतम सिंह का गुट कुछ बोलता है, हरीश रावत कुछ बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी पार्टी है। 130 सालों से अधिक समय इस पार्टी को हो गया है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। यहाँ पे हमारे पहाड़ी भी हैं, मैदान है, तो तराई है, तो हर जगह के क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए समय कम है, इसलिए जो है 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्ष वाली पार्टी है। यहाँ ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुस्लिम भी हैं। लेकिन परिवर्तन यात्रा के दौरान ही रणजीत रावत और हरीश रावत के समर्थक भी आपस में भिड़ जाते, वो तस्वीरें भी हमने देखी। रणजीत रावत जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपने भी देखा होगा कि रणजीत रावत जी का क्या कद था, और आज वो जो है जो भी बातें कर रहे हैं वो उनका अपना विवेक है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। गुटबाजी की आपने बात की, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हर व्यक्ति के पास जो पद है वो उस पद के हिसाब से काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी गुटबाजी है। आपने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है लगभग 4 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। अगर उनके यहाँ गुटबाजी नहीं होती तो क्या उनको हटाने की ज़रूरत होती? फिर जो है आपके तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बन गए, उनको फिर जो है 4 महीने से पहले ही हटा दिया है। आज धामी जी हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि समस्या कांग्रेस के अंदर ज़्यादा बड़ी है? क्योंकि बीजेपी तो सरकार में 57 विधायक उनके जीत करके आए थे, आपके पास 11 विधायक जीत करके आए थे, लेकिन उसमें से भी निर्दलीय विधायक थे प्रीतम सिंह, वो बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार पुरोला से उनकी खबरें हैं, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। प्रीतम सिंह जी का मेरा जो मानना है, प्रीतम सिंह जी का बीजेपी में जानने का जो मकसद है, वहाँ पर हमारे कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ज्योति सिंह बिष्ट जी, वो बहुत पुराने नेता हैं और बहुत सक्रिय हैं।
उनकी सक्रियता को देख के, उनकी लोकप्रियता को देख के उन्हें लग रहा था कि मैं इस बार निर्दलीय लड़ूंगा तो जीता नहीं जा सकता है, और वो फिर भी नहीं जीतेंगे क्योंकि ज्योति सिंह बिष्ट जी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्हें लगा होगा कि बीजेपी का सहारा लेकर मैं इस बार फिर से 2022 में विधानसभा में जाऊंगा। मुझे नहीं लग रहा है कि जो दल बदल करते हैं, जो लोग पार्टियों में जो है आज किसी पार्टी में है कल दूसरी पार्टी में है, जनता है, जनता जनार्दन है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए, क्योंकि जो 2016 के दौरान जो बागी होकर के विधायक आपके बीजेपी में चले गए थे, हाल ही में एक बार फिर से उन पर विवाद हो रहा है। उमेश शर्मा काऊ हो, हरक सिंह रावत का बयान हो, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इन लोगों की वापसी वापस कांग्रेस में होती है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या महसूस करेंगे, क्या उन्हें लगेगा? देखिए, मैं काऊ शर्मा जी की बात करना चाहता हूँ। काऊ प्रधान इस प्रदेश में 2017 में जो है सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधायक थे। उनके विधानसभा रायपुर में जो है उनके बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और जो उनकी वापसी का जो फैसला होगा वो पार्टी हाईकमान का होगा। जी, चलिए, आपने मेरे 2-3 सवालों के जवाब में कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे ही बयान इन दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि कामकाज पे भी हम आएंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जिस तरह के बयान देते हैं, कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वो बोलने से बचते हैं, क्या ऐसा लगता है कि जो गलतियां इससे पहले के मुख्यमंत्री कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी उससे दूरी अपनी बनाए हुए लगातार इस तरह के बयान देकर? पुष्कर सिंह धामी जी युवा नेता हैं, दूसरी बार के वो विधायक हैं। उनकी पार्टी ने उन्हें जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है जो सम्मान दिया है वो उस तरीके से काम करेंगे। लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी कि अभी 2-3 महीने उनको हुए हैं, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खास काम दिख नहीं रहा है। लेकिन कुछ प्रलोभन उन्होंने ज़रूर दिए हैं। हमारे जो है गेस्ट टीचरों की उन्होंने 10,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी है, जबकि 35,000 का उन्होंने वादा किया था। और चुनाव नज़दीक है, चुनाव में कई प्रकार के प्रलोभन देते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि आप रुद्रप्रयाग विधानसभा से हैं, केदारनाथ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी मंदिर आपके यहाँ भी हैं। जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो आंदोलन लगातार चल रहा था और यात्रा खोलने को लेकर जो आंदोलन लगातार चल रहा था, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद हालांकि वो आंदोलन स्थगित हो गया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? और जो, क्योंकि आप तो उसी क्षेत्र के लोग हैं जो कि पूरे चारधाम यात्रा पर ही डिपेंड रहते हैं, कितना असर उसका पड़ता है? देखिए, कोविड के बाद इस प्रदेश में हमारे लोगों की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। हमारे क्षेत्र के लोग रोज़गार के लिए दूर दराज के प्रदेशों में जाते थे। कोई होटल लाइन में था, कोई प्राइवेट कंपनियों में थे, वो सब लोग लॉकडाउन में घर आ गए हैं। दूसरा, होटल व्यवसाय की मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ 6 महीने जो है यात्रा चलती है। बहुत से लोगों ने जो है होटल व्यवसाय अपना रखा है। जब यात्रा नहीं चलेगी तो होटल में लोग कहाँ से आएंगे? तो बहुत बुरी स्थिति है। उन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दिक्कत तो है ही। तो जो इसी के साथ ही जो मैंने दूसरा सवाल पूछा था देवस्थानम बोर्ड को लेकर, स्थितियां जो कुछ हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, आंदोलन तो लगातार दिख रहा है, लेकिन इसका क्या लाभ, क्या नुकसान कांग्रेस को या फिर बीजेपी को आप देखते हैं इसका? देवस्थानम बोर्ड को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि देवस्थानम बोर्ड के जो गठन किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया है, और धामी जी के मिलने के बाद उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने की जो सोची है। अब धामी जी ने उन्हें क्या आश्वासन दिया ये तो धामी जी जाने, लेकिन उनकी भी जायज़ मांग है। उनके हकूकधारियों ने जो है अपने हक को छीनते हुए देखा है, तो इसलिए वो आंदोलित हैं। और हर किसी का कर्तव्य है कि अगर उनके जो है हक छीने जाते हैं, उनको जो है दिक्कत होती है। आज जो है होटल लाइन वाले लोग, हमारे पंडा समाज के जो लोग हैं, जब वहाँ पे यात्री नहीं आएगा और देवस्थानम बोर्ड उन्होंने बना दिया है तो उनके हक हकूकों को मारा जा रहा है, तो इसलिए वो आंदोलित हैं। बिल्कुल। भू कानून पर क्या सोचते हैं आप? भू कानून के बारे में आपने बात की है। हमारे चिरबटिया में जो है रिलायंस ने जो है ज़मीन ले ली है, और इस प्रदेश में हिमाचल वाला भू कानून लागू होना चाहिए। बाहर के लोग आएंगे, हम लोगों से ज़मीन लेंगे, ठगेंगे हम लोगों को, बाद में अपने बड़े बड़े होटल बनाएंगे, अपने लोगों को रखेंगे, हमारे लोगों की ज़मीन जो है सस्ते दामों में लेंगे। तो भू कानून जो है तुरंत निरस्त होना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे केदारनाथ के विधायक हैं मनोज रावत जी, उन्होंने मजबूती के साथ विधानसभा में इसको उठाया है। और भू कानून में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर इस सरकार में थोड़ा भी अगर हमारे उत्तराखंड के वासियों के लिए कुछ सोचना है तो इनको तुरंत रूप से जो है उस भू कानून को रद्द करके हमारे निवासियों के लिए, इस प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। जी, चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, दावेदारी आप कांग्रेस से कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप कह चुके हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां साथ नहीं रहती हैं। इन केस अगर किसी और को पार्टी टिकट देती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो बगावती रुख भी देखने को मिलेंगे या फिर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे? मैंने जब आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा था, मैंने अपने बारे में बताया कि मैं NSUI से निकला हुआ एक आम व्यक्ति हूँ और कांग्रेस में मैं पहले से जुड़ा हूँ। हमने पिछली बार भी जो है लक्ष्मी राणा जी को टिकट मिला, हमने कोई बगावती रुख नहीं अपनाया।
कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जितना हमसे हो सकता था हमने प्रयास किया और पार्टी का फैसला सर्वमान्य होगा। हम पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ थे और हैं और रहेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा। जी, चलिए, आप समर्पित कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर रौथाड़ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंकुर रौथाड़, जो कि युवा चेहरे भी हैं, इस वक्त कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, रुद्रप्रयाग विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।